गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 44 जो भारत के भूगोल पर आधारित होगी। इससे पहले हमने जो वीडियोज़ में किया था विश्व का भूगोल, उसमें करीब 3 या 4 सीरीज बनी थी हमारी। ये आज हम पार्ट फर्स्ट करते हैं भारत के भूगोल का, इंडियन ज्योग्राफी, और इसमें टोटल हमारी सीरीज हो जाएगी 44। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखना, क्वेश्चन है फर्स्ट, भारत की आकृति कैसी है, शेप कैसी है इंडिया की। तो इसमें चतुष्कोणीय यानी कि चतुर्भुजाकार इस तरीके से होगी, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल जो शेप होगी हमारी, कहीं पर लिखा हुआ है कि त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार नहीं, अगर इसके हम चारों कोने मिलाते हैं मैप के तो इसमें चतुर्भुज ऐसे बनता है। तो चतुष्कोणीय है, 4 कोनों वाली। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। देखना, इधर के जो स्टेट्स हैं हमारे कौन से, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या दिखाया गया मैप में, देखिएगा आप, ये अरुणाचल प्रदेश में। तो उगते सूरज का जो राज्य है हमारे अरुणाचल प्रदेश। और सबसे बाद में कहाँ पर सूर्यास्त होता है, ये गुजरात में होता है। यहाँ पर गुजरात दिखाया गया है मैप में, देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ पर होता है, गुजरात में। तो गुजरात में सबसे बाद में सूर्यास्त यानी कि सनसेट होता है। और सनराइज कहाँ पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर होता है ना। सूर्य अगर यहाँ पर 5 बजे निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में 7 बजे निकलता है। 2 घंटे का अंतर है भारत के समय में। क्योंकि हमारा जो देशांतर होगा ये 68 से और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आएंगे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। इसमें जो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, यही कारण है कि सूर्य पूरब में दिखाई देता है, पहले उगता सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है। तो कोरोमंडल कहा जाता है। ये पूर्वी घाट, ये सब क्या है, कोरोमंडल। यहाँ का ये कोरोमंडल दिखाया गया, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट को कोरोमंडल और पश्चिमी घाट को मालाबार। तो कोरोमंडल क्या आ जाएगा, पूर्वी घाट को, ये सॉरी ये उल्टा बता दिया आपको, ये तो मालाबार इधर का होता है। पूर्वी घाट यहाँ से, ये जो यहाँ पर दिखाया गया पूर्वी घाट है ना, तो क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट। और ये क्या, ये मालाबार तट, मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री। सह्याद्री या फिर मालाबार। मालाबार नीचे का और सह्याद्री हो जाएगा जो महाराष्ट्र का जो तट पड़ता है, यानी कि कोस्ट, स्पेशली महाराष्ट्र का। ये देखिएगा, ये कौन सा है, सह्याद्री है ना। क्वेश्चन आया हुआ कि शिवाजी किस क्षेत्र में रहते थे, सह्याद्री। ये सह्याद्री का तट कहलाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है सबसे अधिक राज्य को छूने वाला राज्य कौन सा है भारतीय। तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 इसमें सीमाएं मिली हुई है 8 राज्य की, और 9वें राज्य हो जाएगा इसमें, +1 = 9। इसमें दिल्ली भी मिला हुआ है। फिर अगर केंद्र शासित हम प्रदेश देखते हैं, या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। जैसे उत्तर प्रदेश मैप में दिखाया गया, मैप को ध्यान से देखिएगा। ये मैप में ये उत्तर प्रदेश यूपी दर्शाया गया है। तो यूपी से जो मिलने वाले कुछ राज्य हैं वो कितने हैं, टोटल 8। कौन कौन से, जैसे उत्तराखंड हो जाएगा पहला राज्य, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा इसमें हरियाणा आ जाएगा, और यहाँ पर दिल्ली भी मिला हुआ है ना। और ये राजस्थान आ जाएगा नंबर 4, और 5वां मध्य प्रदेश, फिर 6ठा आ जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड मिला हुआ है 7वां, 8वां बिहार मिला हुआ है, और एक 9th जो स्टेट होगा ये दिल्ली मिला हुआ है। फिर तो टोटल कितने राज्य हैं, 9। स्वतंत्र राज्य कितने, 8 मिले हुए हैं। दिल्ली को भी अगर मिलाते हैं तो 9 राज्य मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड है ना, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार है ना। और एक कौन सा आ जाएगा इसमें, झारखंड। झारखंड, और अगर 9वां राज्य मिलाएं तो दिल्ली भी आ जाएगा। फिर दिल्ली, ये इससे मिले हुए हैं भारत की सीमा से। तो मैप से जल्दी याद होगा, तो मैप को उसमें आप नोट कर लीजिए। भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी है, 51। भारत में टोटल नगर है। नगर किसको बोलते हैं, जहाँ पर 75% पॉपुलेशन ये कृषि कार्य नहीं करती, यानी कि ये या तो नौकरी करती हैं या फिर उद्योग करते हैं। ये क्या करते हैं, कृषि नहीं करते, जहाँ पर है ना कृषिगत कार्य नहीं किया जाता, वो क्या नगर कहलाता है, अर्बन कहते हैं जिसे हम। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है भारत के प्रमुख दर्रे है ना। दर्रे क्या होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, पासेज, PASSES, पासेज। ऐसे दुर्गम क्षेत्र होंगे जो आने जाने का कोई दुर्गम क्षेत्र होगा, यानी कि सूटेबल, वहाँ पर यातायात नहीं होगा। देखना, दर्रे किसे कहेंगे, डेफिनेशन देखिएगा आप, पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले
आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है, यानी कि पास कहा जाता है उसे, है ना। ये दर्रा दिखाया गया है, जैसे इधर भी यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और इधर भी जाने के लिए हमें ये दर्रा पार करना पड़ता है। ये कोई घाटी भी हो सकती है और कोई नदी भी हो सकती है, घाटी या फिर नदी। तो कुछ प्रमुख दर्रे होते हैं ना, लगभग 12 या 13 कुछ दर्रे हैं, वो हमें याद करने पड़ते हैं, तो परीक्षा में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। देखना स्टेट वाइज हमने बनाए, मैप पे भी आपको अभी बताएंगे। तो कश्मीर के दर्रे कितने, 4। कौन कौन से, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 3, ये 5 तो इसमें हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में ये कितने हैं, 5, यहाँ पर दर्रे हैं पासीज। और इसमें हिमाचल में हो जाएंगे 3, शिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा दर्रा। ये किस में, हिमाचल प्रदेश में। आप ऐसे ही नोट करते रहिए, टेबल बनाकर, हो सके तो मैप में बनाइए, नक्शे में बनाइए आप इसको। और उत्तराखंड में दिए हैं कितने, ये 3 दर्रे, लिपुलेख दर्रा, माना और नीति। माना दर्रा और नीति दर्रा, ये कहाँ पर, ये मानसरोवर में निकलती है ये यात्रा जाने के लिए, जो कैलाश पर्वत होता है। आगे देखिएगा, देखना मैप में अगर फिल किया जाए तो जम्मू कश्मीर में कितने, 5 दर्रे। कौन सा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। ये तो किस में, जम्मू कश्मीर में। ऐसे याद रखिएगा, मैप बना लीजिएगा आप ऐसे। और इसमें हिमाचल प्रदेश में कौन से, 3 दर्रे, रोहतांग दर्रा, शिपकिला और बाड़ालाचा दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में तो 2 होंगे। उत्तराखंड में 3 दर्रे हो जाएंगे, नीति, लिपुलेख और माना। ये उत्तराखंड में, यहाँ पर ये उत्तराखंड दिखाया गया। इससे हम फिर तिब्बत जाते हैं मानसरोवर के लिए। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगपंग और दिफू दर्रा। ये किस में, अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही मणिपुर में तुझू दर्रा, मणिपुर तुझू। और सिक्किम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम वाले दर्रे, नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला कहाँ है, सिक्किम में। तो मैप में ऐसे ही दर्शा लीजिएगा। अगर मैप सही से नहीं बनता, एक बॉक्स बना लो ऐसे ही, एक डब्बा सा, बस स्टेट के नाम लिखने कि कहाँ पर कौन सा है। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, इसके आप नोट बनाते रहिए साथ साथ। आगे जो और बचे हैं, कौन से ये नाथुला दर्रा, जेलेपला। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में, जो मैप में अभी दिखा है। जेलेपला कहाँ है, सिक्किम में। तो 2 ये सिक्किम में हो जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश में ये 3 होंगे। संख्या में भी याद रखा कीजिए किसी चीज़ को, है ना। अरुणाचल प्रदेश में 3 है ना, बोमडिला, है ना, योंगयाप और दिफू दर्रा। ये दिफू और योंगयाप और बोमडिला, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तुझू कहाँ पर है, तुझू दर्रा, ये मणिपुर में। मणिपुर में मात्र 1 दर्रा है, 3 इसमें हो जाएंगे। सिक्किम में 2 दर्रे हो जाएंगे। और जम्मू कश्मीर के 5 है। ये तो संख्या में भी याद रखा कीजिए किसी चीज़ को आप। क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। तो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है ये कौन सी, इसमें यह आ जाएगा K2। इसको K2 ऐसे लिखते हैं, K फॉर कारा, K से कोरम, काराकोरम, K से कारा और K से कोरम। तो काराकोरम एक ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की। वैसे तो इसमें हिमालय, लेकिन हिमालय तो नेपाल में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी, K2 या गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन भी नाम है इसका। ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है। ये इस पीक का क्या नाम है, चोटी का नाम गोडविन ऑस्टिन। ये जो ऊपर पीक दिखाई गई है, चोटी दिखाई गई है। हिमाचल की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी, हिमाद्री, हिमाचल की। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है एवरेस्ट, हिमाद्री पर्वत श्रेणी में, जो सागरमाथा के नाम से हिमाचल, उसमें नेपाल में। आगे देखिएगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये कंचनजंगा, हिमालय की, सिक्किम में है। सिक्किम में कौन सी, कंचनजंगा। ये जो मैप में दिखाई गई है, यहाँ पर देखिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेपला और नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। अभी आपको बताया मैप में, आप नोट कीजिए इनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिला और जोजिला दर्रा कहाँ है, बुर्जिला कश्मीर में। तो ये बुर्जिला दर्रा दिखाया गया, देखना दुर्गम क्षेत्र होंगे यहाँ पर आवागमन के, जैसे रास्ता देखना कितना संकीरा दिखाया गया है, बहुत ही नैरो रास्ता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दर्रे। ये दर्रे हो जाएंगे ऐसे, जो संकीरा रास्ता होता है, ये एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए इस तरफ। तो कोई वहाँ पर यातायात के कोई सूटेबल साधन नहीं होंगे, जैसे कोई रोड है या ट्रेन चलती हैं या एरोप्लेन, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो ये सड़क रास्ता दिखाया गया, जोखिम भरे रास्ते होते हैं, इसको दर्रा कहेंगे। तो शिपकिला और बारालाचा है ना, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। देखना वलित पर्वत क्या होते हैं, जैसे मिट्टी का एक ही टुकड़ा है, इसमें साइड से फोर्स लगता है, इधर से बल लगेगा और ये संपीड़ित हो जाएगा, ऐसे घुमावदार, है ना। तो जो भाग ऊपर उठेगा उसको पर्वत बोलते हैं, जो भाग नीचे धंसा हुआ इसको घाटी बोलते हैं। तो वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन है ना, फोल्डेड माउंटेन कौन सा है, हिमालय। ये टेथिस सागर इसकी जगह हुआ करता था,
पहले, इसमें पास्ट में अगर देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत 3 या 4 राज्यों में फैला हुआ है, जैसे राजस्थान में, इसमें हरियाणा में, और तो भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत 4 राज्यों में फैला हुआ है। तो इसके बारे में आगे और विस्तार से चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पर है? राजस्थान में। ये राजस्थान में माउंट आबू, माउंट आबू का आपने नाम सुना हो। माउंट आबू ये जेएनयू का यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर भी है। ये माउंट आबू इसमें दिखाया गया है, माउंट आबू, है ना। ये किस में है? अरावली पर्वत। क्या कहेंगे इसको? गुरु शिखर। तो बहुत ही एक टूरिस्ट पैलेस भी है यहाँ पर, और ये अरावली हिल में है। अरावली हिल विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सह्याद्री कहाँ पर स्थित है? सह्याद्री की जो पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र में है ना। एक इगतपुरी एक नगर पड़ता है, इगतपुरी, ये सह्याद्री है। फोटोग्राफ जो दिखाया गया है उसकी एक ही पर्वत श्रृंखला है सह्याद्री, है ना। इगतपुरी यहाँ पर एक प्रसिद्ध यहाँ का एक नगर है, टूरिस्ट पैलेस भी है। और क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागरमाथा, है ना। माउंट एवरेस्ट का नाम किस पर रखा गया था? एक ब्रिटिश सर्वेयर थे जिनका नाम एवरेस्ट था, और माउंटेन की शॉर्ट फॉर्म होती है तो माउंट नाम में लगाते हैं, सागरमाथा, है ना। और पर्वत कौन सा पड़ेगा? हिमालय पर्वत। आगे देखिएगा, माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो ये क्योमोलोंग, है ना। क्योमोलोंग ये चाइना में नाम है, और हमारे यहाँ पर क्या है इसका? माउंट एवरेस्ट। आगे देखिएगा, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? देखना दर्रा क्या होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि यातायात के दुर्गम क्षेत्र होंगे। मुंबई में थाल घाट और भोर घाट, ये दोनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, मुंबई में। थाल घाट और पाल घाट किसको जोड़ता है? नीचे मैप में देखिएगा, पाल घाट केरल में और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो क्वेश्चन है कि पाल घाट किस किस को जोड़ता है? तो पाल घाट जोड़ेगा तमिलनाडु को और केरल को, और ऐसे ही थाल घाट और भोर घाट ये महाराष्ट्र में है, जो दोनों इंटर। तो मुंबई और नासिक को थाल घाट जोड़ता है। यहाँ क्या है? नासिक, जहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है, नासिक, और मुंबई को जोड़ने वाला थाल घाट। ओके, आगे देखिएगा, भोर घाट किसको जोड़ता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है, यानी कि मुंबई को नासिक से जोड़ेगा और ये पुणे से जोड़ेगा। कौन सा? भोर घाट। मुंबई और पुणे भोर घाट, और मुंबई और नासिक थाल, ये आ जाएगा थाल घाट। और पाल घाट ये उसमें है तमिलनाडु में, केरल में। पाल घाट दर्रा कहाँ जोड़ता है? तमिलनाडु का दर्रा। अभी आपको बताया था कि जो दर्रा दिखाया गया मैप में, फिर से देखिएगा, जो तमिलनाडु और केरल के बीच में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये उनमें होता है पाल घाट। आगे नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? टोडा बेटा। इसका नाम टोडा बेटा होता है, टोडा, है ना। ये टोडा बेटा, ये सही से टाइप नहीं हुआ है, उसमें टाइपिंग में मिस्टेक होती है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों में, यानी कि टोडा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ेगा इसमें। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी होती है, जिनको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। एक जगह है टूरिस्ट पैलेस ऊटी, ऊटी भी यहीं पर है, इसी पहाड़ियों में, ऊटी। आगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। ये बैरन, अंडमान निकोबार में पड़ता है, बैरन। ये दिखा गया है बैरन, है ना। इसके इस द्वीप पर यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, तो ये इसमें दिखाया गया है। आगे, भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। देखना, मानसून पर डिपेंड होती है। मानसून होते हैं निश्चित समय पर होने वाली कोई ऐसी घटना, तो मानसूनी जैसे वर्षा होती है यहाँ पर जून के महीने में पहली बार वर्षा होती है केरल में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मानसूनी जलवायु। जलवायु का अर्थ कभी आप ये समझते हैं कि जल प्लस वायु, ये नहीं। वायुदाब प्लस तापमान को जलवायु कहते हैं। जलवायु, क्लाइमेट इक्वल टू एयर प्रेशर प्लस, यहाँ पर आ जाएगा इसमें एयर प्रेशर और टेम्परेचर। जलवायु किसे? तापमान को कहेंगे, और प्लस वायुदाब को, वायुदाब एयर प्रेशर, इसको हम जलवायु बोलते हैं। आगे, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी, है ना। ये अनाईमुड़ी या अन्नामलाई भी यहीं पर है, और ऊटी, ये पर्वत शिखर दिखाया गया तमिलनाडु का, अनाईमुड़ी। ये कौन सी पहाड़ियाँ हो रही है? ये पहाड़ियाँ आ जाएंगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ओके, आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। देखना, मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन आया कि सुनामी किस भाषा का? जापान का। और मानसून अरबी भाषा का शब्द।
अरबी। इसका अर्थ क्या होता है कि निश्चित समय पर होने वाली घटनाएं, जैसे हमारे देश में यहाँ पर निश्चित समय में क्या होता है कि मानसून, ये वर्षा निश्चित समय पर होती है जून महीने में। देखना एक केरल का पार्ट दिखाया गया है मैप में, अगर देखते हैं इधर तो मैप में क्या ये केरल दिखाया गया है। यहाँ पर अरब सागर से मानसून उठते हैं, यानी कि साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये कहाँ है? अरब सागर। ये तो अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल, और यहाँ पर हिंद महासागर, नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो पहला मानसून यहाँ से उठता है, ये केरल में। और केरल में जो जून में वर्षा होती है, जून का लगभग 4 जून से 10 जून के बीच में, यानी कि फर्स्ट वीक में ही पहली वर्षा हो जाती है। और इस वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहेंगे आप? आम्र वर्षा। आम्र वर्षा। कभी आप ये समझे कि आम की वर्षा, ऊपर से आम बरसेंगे हम खा लेंगे, ऐसे नहीं। आम्र, यहाँ के जो आम के बागान होते हैं उनके ऊपर पानी की जो बौछार होती है तो उनमें क्वालिटी आ जाती है, वो परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं वो आम, इसलिए आम्र वर्षा बोलते हैं। तो सबसे पहली भारत में मानसूनी वर्षा किस राज्य में होती है? केरल में। और उसके बाद में फिर अलग अलग राज्यों में आ जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश तक होती है। फिर हमारे यहाँ पर अगस्त या उसमें होती है जुलाई अगस्त में, तो यूपी में हो जाएगी। देखना जो वर्षा हो रही है वर्तमान में अभी, जैसे जनवरी का महीना, कल भी वर्षा हुई थी, जैसे ये लौटते हुए मानसून वर्षा करते हैं, लौटते हुए मानसून। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से जो लौट कर आएंगे, बचे हुए मानसून इधर निकल जाएंगे। मानसून का मतलब ये इसमें नमी युक्त हवाएं, जिसमें नमी होगी। तो जब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में चले जाएंगे, अब ये सर्दियों में यहाँ से वापस आते हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में गर्मी का मौसम हो रहा है इस टाइम, तो यहाँ से ठंडे से गर्म की तरफ चलते हैं मानसूनी हवाएं। इसमें एक तो वेस्टर्न यूपी में वर्षा होती है, और एक देहरादून में होती है बासमती चावल के लिए, और एक तमिलनाडु में होती है, सेलम एक जगह पड़ती है तमिलनाडु। ये जो लौटते हुए मानसून है जो सर्दी के मौसम में होते हैं, 3 जगह वर्षा करते हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश का भी नंबर है स्थान, जो अभी वर्षा चल रही है। कल भी वर्षा हुई थी, आज रात को भी वर्षा हुई है ना। आज की डेट कितनी है इसमें? 6 जनवरी को, 6 जनवरी 2021। तो जनवरी या दिसंबर के लास्ट वीक में वर्षा होती है यहाँ पर, लौटते हुए मानसून। आगे, भारत में मानसून का आवागमन होता है जून के प्रथम सप्ताह में। आपको बताया ना कि 4 जून से 10 जून के बीच में पहली वर्षा होती है केरल में, मानसूनी वर्षा। आगे, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून, जो लौटते हुए मानसून होंगे, बताया आपको, उत्तर प्रदेश में करते हैं, और तमिलनाडु में और देहरादून में। देहरादून में चावल के लिए लाभकारी है, वहाँ पर चावल की फसल होती है, और उत्तर प्रदेश में गेहूं के लिए और गन्ने के लिए, और तमिलनाडु में गन्ने के लिए। ओके, आगे क्वेश्चन इसमें, भारत में सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी। देखना जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें नाइट्रोजन की तो कमी होती है, वैसे काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, है ना। एलुवियल सोल कहेंगे इसको, एलुवियल सोयल, है ना। ये जलोढ़ मिट्टी है, ये भारत में। इसमें नाइट्रोजन की कमी, इसीलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम इसमें खाद डालते हैं। जैसे नाइट्रोजन की उसमें मात्रा कितनी होती है N2 की? 46% से 48% तक नाइट्रोजन होती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में ये नहीं। और जलोढ़ ये किसका रूप होता है? जैसे एक और भी होती है मिट्टी, काली मिट्टी होती है, रेगूर मिट्टी होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर मिट्टी। खादर, जिसमें जलोढ़ मिट्टी यानी कि उसमें नमी होगी कुछ, खादर की जैसे, है ना। इसमें नमी युक्त, ये नदी के किनारे की आसपास की जमीन होती है। आगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? क्या इसको कहते हैं? बांगर। पुरानी अगर जलोढ़ मिट्टी, इसको बांगर। आगे, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने फूटने पर। देखना जो बेसाल्ट की चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, बेसाल्ट दिखाया गया। जो भी कठोर धातुएं हैं, कठोर धातुएं, ये आग्नेय चट्टानें होती है, यानी कि आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। देखना आग्नेय चट्टाने का जो रूप है, आग्नेय चट्टाने कोई बेसाल्ट चट्टाने, बेसाल्ट। इसी से फिर काली मिट्टी बनती है, काली मिट्टी, इसी को रेगूर भी बोलते हैं, रेगूर मिट्टी, है ना। काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी, है ना। या फिर ठोस मिट्टी भी होती है, और बेसाल्ट प्रकार की भी होगी। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, एक तो आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों से हम पेट्रोलियम या कोयला निकालते हैं। आगे देखिएगा, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी या लावा मिट्टी होता है इसका नाम, रेगूर मिट्टी या लावा मिट्टी, काली मिट्टी का ही अन्य नाम है। दूसरा किससे मिलती है? और बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट कौन सी होती हैं? ये हो जाएंगी आग्नेय प्रकार की चट्टानें। ओके, आगे देखते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जिसमें हम कॉटन या फिर कपास उगाते हैं, ये काली मिट्टी दिखाई गई है
है ना। ये किसके लिए होती है? कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। और गेहूं और गन्ने के लिए जलोढ़ मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल। आगे, काली मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, तो ये कुछ इसमें भूगोल से संबंधित है। इसकी एक और अभी स्लाइड बनाई जाएगी, क्योंकि भारत का भूगोल अभी कंप्लीट नहीं। और देखना, ये बिल्कुल बहुत डीपली नहीं है, ये सिर्फ हम वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तो चूँकि जो ये परीक्षाएं चल रही हैं, रेलवे की परीक्षाएं, पुलिस की जो होने वाली है, लेखपाल की होने वाली है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सामग्री होगी। और इसके बाद में सब्जेक्ट वाइज भी हम प्ले लिस्ट बनाएंगे। तो अभी खैर इनको आप नोट करते रहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर ज़रूर बताइएगा। ओके, कल को मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।